मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा। कभी-कभी ज़िंदगी के डिसीज़न इतने गलत हो जाते हैं कि हमें उन्हें बदलने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। इसी थीम के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर कि एंजी इस कहानी की हीरोइन है। वो फ्रेशन अप होकर के बाहर निकलती है। उसका हस्बैंड अब भी फ्रेशन अप हो रहा था। उसके सामने उसका फ़ोन रखा था, वो उसे चेक करती है तो उसे ऐसा मिलता है कि उसने बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स किसी गर्ल के लिए मंगवाए हुए हैं और बेबीज़ के भी। अब एंजी ये सोचने लगती है कि ना तो ये प्रोडक्ट्स उसे मिले हैं और ना ही उनके बेबीज़ हैं, तो फिर उसके हस्बैंड फ़ोन है ये प्रोडक्ट्स किसके लिए मंगवाए हैं। उसे लगने लगता है कि ज़रूर ही वो उसे चीट कर रहा है। अब बस उसकी चीटिंग को पकड़ने भर का देरी था। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि सब कुछ सही है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंजी एक होटल में काम किया करती थी और उसी होटल में आज फू और उसके कुछ क्लासमेट्स का क्लास रियूनियन था। एंजी इस तरीके से फ्रेशन अप होकर के बहुत ही हाई फाई बन करके उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है उस लड़की को पकड़ने के लिए जो कि उसके हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही है। दूसरी साइड हम लोग फू को देखते हैं जो कि अपने क्लास के सारे स्टूडेंट सबके साथ यहाँ पे क्यों नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चला रहा था और यहाँ पर सबको ये बात पता था एक्सपेक्ट एंजी। आजकल के दोस्त बिल्कुल सपोले हो गए हैं। ये चीज़ें जानने के बावजूद वो लोग एंजी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। वो जैसे ही एंजी को यहाँ पर देखता है तो वो बिल्कुल क्यों को छोड़ देता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एंजी यहाँ पर आएगी। वो मोस्टली ऐसे क्लास रियूनियंस अटेंड नहीं किया करती है, लेकिन यहाँ पर एंजी को देख कर के वो बहुत ही शॉक हो जाता है। एंजी जानबूझ कर के फू के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ दिखा रही थी और ये देख कर के क्यू को बहुत जेलस हो रहा था क्योंकि वो फू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। थोड़ी देर बाद एंजी वॉशरूम जाती है, क्यों उसके पीछे-पीछे जाती है। उसे हिंट दे रही है कि एक्चुअल में जो उसका हस्बैंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करता है। अब एंजी को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि हो ना हो उसका क्यू के साथ ही अफेयर है। गुस्सा तो उसे बहुत आता है, ऐसा मन करता है जैसे कि वो क्यू को मार ही डाले, लेकिन वो खुद को यहाँ पर कंट्रोल करती है और सोचती है इस लड़की को वो आराम से बाद में सबक सिखाएगी। वो उसे सिर्फ धमकी देती है, अच्छी बात है, मेरा हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मुझे किसी दिन पता चल गया ना कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है तो मैं उससे और उस लड़की दोनों को मार डालने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो कमरे में वापस जाती है और कहती है कि क्यों के पेट में दर्द हो रहा है। सबसे पहले फू वहाँ से दौड़ते हुए जाता है देखने के लिए। बाकी सारे क्लासमेट्स इस सिचुएशन को हैंडल आउट करने का कोशिश करते हैं ताकि एंजी को ऑकवर्ड ना लगे। एंजी भी यहाँ पर बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। उसने एक हिडन कैमरा इनके कमरे में इंस्टॉल कर रहा दिया था। अब यहाँ पर फ्यू और क्यू रोमांस कर रहे होते हैं। क्यू फू से पूछती है कहीं एंजी को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। वो कहते हैं नहीं, चांस ही नहीं है, कुछ ही दिनों में उसका पूरा घर मेरा हो जाएगा और फिर इसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। और ये वीडियो एंजी देखती है तो उसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, जो सोचा था वही होता है। वो अपने जॉब पर थी तभी वो ये वीडियोस देखती है। तभी उसे एक होटल के गेस्ट का कॉल आता है, उसने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर रोम नाम का बंदा जो इस शहर का सबसे रिच इंसान है स्टे करने के लिए आया हुआ था। मैनेजर की खास हिदायत थी कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पर एनजी को अपने कमरे में आने का ऑर्डर देता है। एनजी वो फुड लेकर के वहाँ पहुँचती है, कमरे का गेट नॉक करती है। रोम वहाँ से बाहर निकलता है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। वो एंजी को सीधे कमरे के अंदर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। एंजी यहाँ पर फू से मैरिड थी और ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से वो काफ़ी घबरा जाती है। रोम उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें धोखा दे रहा है ना, तुम मुझसे बदला लेने के लिए कुछ नहीं करोगी। एंजी ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है कि रोम को ये बातें कैसे पता कि फू उसे धोखा दे रहा है। वो सोचती है कि वो रोम के साथ इंटीमेट होकर के कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि 3 सालों से वो फू के साथ है और उसने उसके साथ कभी रोमांस नहीं किया। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह रोम को उसके फ्रेंड का कॉल आ रहा था। एंजी से अपना कॉल समझ करके उठा लेती है। वो रोम का लॉयर फ्रेंड था। समझ जाता है कि रोम किसी लड़की के साथ है और वो लड़की कोई और नहीं वही हो सकती है जिसे कि रोम इतने सालों से ढूंढ रहा है। इंटीमेट होने के बाद रोम यहाँ पर एंजी को पैसे देने का कोशिश करती है। एंजी बेवकूफ़ नहीं था, वो रोम का इस्तेमाल करना चाहती थी वो से बदला लेने के लिए। वो उसे कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं, अब इस चीज़ के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो वो चाहती है कि क्यों ना कुछ रातें और वो उसके साथ गुजारे। रोम उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। दोनों यहाँ पर वापस से एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर रोम का फ्रेंड आ जाता है।
एंजी ने यहाँ पर हिम्मत दिखा कर के रोम को बोल तो दिया था, लेकिन खुद ही यहाँ पर जैसे उसका फ्रेंड आता है उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। वो जल्दी-जल्दी रोम को जाकर के अपने फ्रेंड को संभालने के लिए बोलती है और इधर खुद ड्रेस जब एंजी यहाँ से जा रही थी तो रोम का फ्रेंड उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, मेरा ये कार्ड रख लो, कभी ज़रूरत होगा तो मुझसे हेल्प कर सकती हो, मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंजी को रोम के फ्रेंड का इतनी मेहरबानी का कारण समझ नहीं आता है, लेकिन वो कार्ड लेके चली ज़रूर जाती है। उसका फ्रेंड और रोम आपस में बात कर रहे थे। रोम उसे कहता है कि फ्लैशबैक में एक्चुअल में कुछ साल पहले एंजी ने रोम की जान बचाई थी और जब वो रीपे करने के लिए उसे शादी करने का ऑफर करता है तो एंजी उसे मना करवा देती है क्योंकि वो फू से प्यार करती थी। वो उसे कहता है कि मुझे पता था कि फू एंजी को धोखा देने ही वाला है। खैर जो भी हो, अब वो इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल अब यहाँ पर एंजी को फू और क्यू के वीडियोस मिल चुके थे। वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो पहले तो तुरंत ही रूम के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो फू के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो क्यू के साथ सो रहा था। अब जैसे ही एंजी का वो आवाज़ सुनता है, जल्दी-जल्दी क्यू को यहाँ पर रेडी होने के लिए बोलता है। उसे लगा नहीं था कि एंजी यहाँ पर आ जाएगी। जल्दी-जल्दी ड्रेसअप होने के जाने के चक्कर में क्यू यहाँ पर स्लिप करके गिर जाती है। सामने एंजी थी। अब फू उसे जल्दी-जल्दी वहाँ से लेकर के जाने लगता है डॉक्टर के पास। एंजी उसे कहती है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे कि ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहते वो क्यू को वहाँ से लेके जाता है। एक बार को एंजी रोने लगती है कि उसने क्या गलत किया था कि फू ने उसे धोखा दिया। खैर जो भी हो, एक चीटर की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते हो। उसके लिए आप अपनी जान भी दे दोगे ना, तभी वो इंसान चीट करेगा ही, चाहे लड़का हो या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता है। एंजी अपने होटल चली जाती है वापस काम करने के लिए। फू के मॉम डैडी यहाँ करके तमाशा करने लगते हैं और कहते हैं कि अभी-अभी क्यू का एबॉर्शन होते-होते बचा है, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है? एंजी कहती है, ओह! तो तुम दोनों को ये बात पहले से पता था कि तुम्हारा बेटा मुझे धोखा दे रहा है। अब ये लोग इस बात पे चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता तो पहले से ही था वो क्या करने वाला है। एंजी यहाँ पर दोबारा से थप्पड़ मारने से रोकते हुए कहती है, अगर मेरे और मेरे काम के बीच में आने का कोशिश किया तुम लोगों ने, तो मैं तुम्हारे बेटे की पोल खोल दूँगी। चुपचाप यहाँ से खिसक लो। रोम यहाँ पर एंजी की हेल्प करने के लिए आता है। एंजी होटल में चली जाती है। बाकी ये दोनों बुढ़ों को यहाँ पर रोम संभाल लेता है। ये बात एंजी को पता नहीं था कि रोम ने उसका इनडायरेक्टली हेल्प किया है। वो एंजी से मिलने के लिए जाता है, उसे किस करते हुए इस तरीके से पेन किलर वाला स्प्रे देते हुए कहता है कि रखो काम आएगा, आगे और भी कई चीज़ें मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। एंजी को लगने लगता है कि क्या उसने रोम से पंगा लेकर के गलती कर दिया क्या? वो सही इंसान को तो इस्तेमाल करने के लिए सोच रही है ना। तभी यहाँ पर उसे फू का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में कल पार्टी के बाद काफ़ी लेट हो गया था, हमारा घर पास में था, इसीलिए क्यों हमारे घर पे रुक गई थी, तुम गलत मत समझना। एंजी कहती है हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे कहता है आई थिंक मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहिए। एंजी इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाती है कि ठीक है, उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। पहले ही उसे शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो डाइवोर्स के लिए एक सेरेमनी रखना चाहती है। अब ये एंजी के लास्ट फेस थे, इसी वजह से फू इस चीज़ के लिए मान जाता है। उसे खुद उम्मीद नहीं था कि एंजी इतनी आसानी से उसे डिवोर्स देने के लिए मान जाएगी। जाओ बेटा, तुम्हारे जो लगने वाले हैं ना एल, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा क्या होगा उस पार्टी में। हॉस्पिटल में अंदर जा कर के वो ये बात क्यू को बताता है कि एंजी डिवोर्स देने के लिए तो रेडी हो गई है, लेकिन वो एक डिवोर्स सेरेमनी रखना चाहती है। अब क्यू को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो सोच क्या रही है, लेकिन वो खुश इतनी इस बात से थी कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट वो का पीछा एंजी से छूटेगा तो वो उससे शादी तो करेगा। इसी बात से सिर्फ वो खुश थी। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजी रोम के फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और जो डाइवोर्स सेरेमनी उसने रखा है उसमें वो उसे इनवाइट करने के लिए आई थी। वहाँ पर रोम भी था। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या रोम भी उस पार्टी में आ सकता है। एंजी कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर वो फ्री है तो ऑब्वियसली आ सकता है। ऐसा कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रोम को पता था कि एंजी यहाँ पर उसके फ्रेंड का हेल्प लेने के लिए ज़रूर आएगी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं वो होटल का सीन, जहाँ पर कि एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को यहाँ पर ढूंढते हुआ है। रिसेप्शनिस्ट लोग उसे गरीब समझ करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है तुम्हारा कोई पोता होता हमारे होटल में नहीं रहता है। ये देख करके एंजी को काफ़ी बुरा लगता है और वो उस बूढ़े इंसान का यहाँ पे हेल्प करने के लिए आती है। वो उससे अच्छे से बिहेव करते हुए कहती है कि मैं आपके पोता का रूम ढूंढने में आपको हेल्प करती है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजी के बिहेवियर से यहाँ पर वो ओल्ड पर्सन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम सच में काफ़ी अच्छे इंसान हो,
आगे चल कर के ये किसके ग्रैंड पेरेंट होने वाले हैं। इतने चाइनीज़ ड्रामा तो हमने अपनी उम्र में देख ही लिया है कि हम समझ ही सकते हैं। आप लोग तब तक कमेंट में गेस करो, मैं कहानी आगे बढ़ाती हूँ। एंजी यहाँ पर उनका हेल्प करके वहाँ से जाने लगती है और ये इंसान कोई और नहीं, रोम के ग्रैंड पेरेंट पेरेंट निकलते हैं। रोम को पता नहीं था एंजी से अभी-अभी वो मिले हैं और वो यहाँ पे रोम को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ज़िद करने लगते हैं। रोम फ़िलहाल इन बातों को टाल रहा होता है। फिर वो एंजी से मिलते हैं अगले दिन, जहाँ पर कि वो अपने डाइवोर्स सेरेमनी में जाने के लिए ड्रेस बाय करने के लिए जा रही थी। वो ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि कल तुमने मेरा हेल्प किया, चलो आज मैं थैंक्स तुम्हें बोलने के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस बाय करा देता हूँ। तो वो लोग एक काफ़ी हाई एंड शॉप पे जाते हैं, जहाँ पर कि एंजी एक अच्छा सा ड्रेस चूज कर रही थी। वहाँ पर क्यू भी आई हुई थी और वो उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है, क्योंकि अब चीज़ें छुपाने की तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर वो लोग एंजी को बुली करने का कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोम के ग्रैंड पेरेंट आ जाते हैं और वो एंजी का सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर लोग थे उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये रोम का ही शॉप और ये उसके ग्रैंड पेरेंट है, तो वो लोग उसे काफ़ी बुरे तरीके से बिहेव करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है, जो कि उन्हें पहचानता था। वो उन लड़कियों को जॉब से निकालते हुए उनसे माफ़ी मांगता है। एंजी वहाँ से जाती है, रोम वहाँ पर आता है तो वो उन्हें अच्छा खासा डांट लगाता है कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट को कैसे बुली करने दे सकता है। दूसरा सीन यहाँ पर एंजी के डाइवोर्स का था, जहाँ पर कि फू क्यू के साथ आता है और एंजी उस ओल्ड पेरेंट के साथ आता है। सब यहाँ पर क्यू का काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। एंजी को काफ़ी हिम्मत चाहिए थी यहाँ पर फू से अलग होने के लिए। उसे एक फैमिली का यहाँ पर प्यार दिख रहा था, जो कि उसे आज तक नहीं मिला था। जैसे ही डाइवोर्स सेरेमनी स्टार्ट होता है ना, एंजी फू और क्यू के इंटीमेट होने वाले वीडियोज सबको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एंजी के पास वो वीडियोज है, लेकिन जैसे ही एंजी वो वीडियोस दिखाती है ना, फू का शक्ल देखने लायक था। इतना बेइज्जती होने के बाद यहाँ पर वो फू को डाइवोर्स देती है और अपनी प्रॉपर्टी कहती है 1 फुटी कौड़ी उसे नहीं देने वाली है। अब यहाँ पर क्यू का भी काफ़ी इंसल्ट होने लगता है कि वो अपने ही दोस्त के घर में सेंध लगाए बैठी थी। एंजी ऐसा करेगी, ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं किया था। उसकी फैमिली वाले खूब यहाँ पर चिल्लाने वगैरह लगते हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा हो सकता था। यहाँ पे रोम के ग्रैंड पेरेंट उसे काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें एक्चुअल में नहीं पता था कि एक्चुअल में एंजी यहाँ पर डाइवोर्स सेरेमनी में आई हुई है। उसके ग्रैंड पेरेंट को वो लोग गरीब समझ करके बुली करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये काफ़ी हाई एंड पर्सन है, तो फिर इनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। यहाँ पर क्यों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। रोम को यहाँ पे आने में काफ़ी लेट हो जाता है। तब तक यहाँ पर एंजी उसके ग्रैंडफ़ादर को लेकर के वहाँ से चली जाती है। आज ऐसे सिचुएशन में वो उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुली कर रहा था, ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाता। एंजी कहते हैं नहीं, आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे सबक सिखा दिया। लेकिन अगले ही दिन एंजी को एक बैड न्यूज़ मिलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। क्यों एक्चुअल में इस होटल के ओनर की शायद डॉटर थी, इसी वजह नहीं, होटल के मेन मैनेजर की डॉटर थी, इसी वजह से उसने एंजी को जॉब से निकलवा दिया था। ये सैड न्यूज़ सुनते ही एंजी क्लब में चली जाती है ड्रिंक करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है। रूम वहाँ पर उसे संभालने के लिए आता है। वो उसे ऐसे नशे की हालत में वहाँ से लेकर के जाता है। एंजी रूम को पहचानती थी, इसी वजह से वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी फू यहाँ पर एंजी को रूम के साथ देख लेता है और वो उसे पहचान नहीं पाता है। वो तो सिर्फ उसके साथ लड़ाई झगड़ा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने उसे डिवोर्स लेते ही अपने लिए एक नया बंदा ढूंढ लिया। अब रोम को ये सुनते ही इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उसके एक्स हस्बैंड की इतनी हिम्मत कि वो उससे पंगा ले सके। वो उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है, बाकी उसकी कंपनी तो वो डुबा करके ही मानेगा। फिर वो एनजी को वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर एनजी को पता चलता है कि वो घर जो कि उसने अपने पैसों से खरीदा था वो फू के नाम हो चुका है। धोखे से यहाँ पर फू ने एनजी से वो पेपर्स साइन करवा लिए थे। एनजी को देख के काफ़ी गुस्सा आता है। रोम यहाँ पर एनजी का हेल्प करेगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, वो फू को डरा करके भगा देता है। एंजी उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की भी एक्टिंग कर रही थी, इसी वजह से वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो क्यू को बताता है कि यहाँ पर एंजी ने एक नया लौंडा पटा लिया और उसी ने उसकी पिटाई की है। क्यों उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से बात करूँगी तो वो तुम्हारा प्रमोशन करवा दे। तो ये सुनते ही फू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगला सीन हम लोग देखते हैं, जो कि वहाँ पर वो लोग एक नया घर बाई करने के लिए जाते हैं।
वो ने घर बाय करवाने के लिए एंजी को रोम ने बोला था अपने फ्रेंड को साथ लेकर के जाने के लिए। अब दोनों यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर फू को लगने लगता है कि एंजी के पास भला इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना बड़ा घर बाय कर चुकी है। एक्चुअल में रोम ने ये घर पहले ही बाय कर लिया था, सिर्फ एंजी के नाम पे ट्रांसफ़र करना बाकी था। पर इन्हें ये बात नहीं पता था। बातों-बातों में यहाँ पर इनके बेट लग जाती है कि एंजी ने अगर ये घर बाय कर लिया होगा तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए तैयार है। थोड़ी ही देर में जैसे ही यहाँ पर वो ब्रोकर आकर के बताता है कि एक्चुअल में ये घर एनजी के ही नाम पे है। अभी कुछ ही दिनों पहले खरीद करके इसे एनजी के नाम पे ट्रांसफ़र किया है रोम ने। तो फिर सबका शकल देखने लायक था। वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। रोम यहाँ पर एनजी को सबके सामने किस करते हुए कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसे परसू करना चाहता है। एनजी शुरू में गुस्साती है, फिर उसे किस बैक करते हुए कहती है कि तुम मेरे परमिशन के बगैर मुझे किस नहीं कर सकते हो, और हाँ, अब मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम मुझे फ़ॉलो कर सकते हो। अब एंजी के इस बिहेवियर से रोम और इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने होटल जाती है जहाँ पर उसका जॉब उसे वापस मिल चुका था। तो होटल की लड़कियाँ उसे बुली करने का कोशिश कर रही थी। एंजी कहाँ ही उनमें से कम थी, वो भी उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा देती है। होटल का मैनेजर आता है, वो लड़कियाँ उन्हें कंप्लेन कर रही थी तो वो उनका सपोर्ट करने के बजाय यहाँ पर एंजी का ही सपोर्ट करता है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि एंजी को कौन सा ऐसा पावर मिल गया जो कि मैनेजर भी यहाँ पर उसका सपोर्ट कर अगले रहा है। सीन में रोम अपने फ्रेंड से अनाउंस करवा देता है कि वो शहर में वापस आ गया है और इस खुशी में वो बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता है। ये सच में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। बहुत सारे बिजनेसमैन को ये पता चलता है तो वो लोग सब उस पार्टी में जाना चाहते थे। ये बात क्यू को भी पता चलता है। वो उस पार्टी में लेकर के जाना चाहती थी ताकि वो कुछ वहाँ पर बिजनेस डील्स अपने लिए कलेक्ट कर सके। ये सुनते ही तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और क्यू का बहुत ज़्यादा भला शुक्रगुजार हो जाता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जो रोम के ग्रैंडफादर थे, वो अपनी वाइफ को भी एंजी से मिलने के लिए लेकर के आते हैं और वो एंजी से मिल करके बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो लोग तो यहाँ पर एंजी की सेटिंग अपने पोता से कराना चाहते थे। ये बात जानने के बावजूद कि एंजी एक डाइवोर्सी है, लेकिन उनके पोतों को खुद ही एंजी पहले से पसंद है, ये बात तो उन्हें पता ही नहीं था। अगला सीन हम लोग उसी पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि एंजी रोम के ग्रैंड पेरेंट के साथ वहाँ पर गई हुई थी। फू और क्यू भी उस पार्टी में आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर एंजी को देख करके उसका इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग उस बूढ़े पेरेंट का भी इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। बीच में एंजी आती है और कहती है, खबरदार जो तुमने इनका इंसल्ट करने का कोशिश किया तो। क्यू से कहती है, तुम्हें पता भी है कि मेरा बाप कौन है। अब वहाँ पर रोम के ग्रैंड पेरेंट आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ही पोते के होस्टिंग पार्टी में मुझे ही आने से रोक रही हो, तुम्हारे इतनी औकात है। वो बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर ये कर रही होती है कि सॉरी, बॉडीगार्ड्स को बोल रही होती है इन दोनों को बाहर भिजवाने के लिए। तो बॉडीगार्ड्स उल्टे उसी पर गुस्सा आने लगते हैं क्योंकि डैडी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने रोम के ग्रैंड पेरेंट्स से पंगा लिया है तो वो उसे उल्टा ही सॉरी बोलने के लिए बोलने लगते हैं और उतना ही नहीं तो पिया भी देते हैं उसे। ये सब ड्रामे के बाद अचानक से ग्रैंडफ़ादर की तबीयत ख़राब होने लगती है। एंजी और ग्रैंडमदर उनका ख़्याल रख रहे थे। एंजी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो रोम से मिलती है। रोम यहाँ पर एंजी को फू से वो घर वापस लेकर के आया था जो कि एंजी ने अपने पैसे से उसे खरीदा था। एंजी इतना बड़ा उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। रोम यहाँ पर एंजी को किस करना चाहता था, लेकिन वो उसे रोकते हुए फ़िलहाल वहाँ से खिसक लेती है। रोम को नहीं पता था कि एंजी अभी भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिल कर के आ रही है। जैसे ही वहाँ पे रोम के साथ बाहर जाती है तो वो अपनी सौतेली सिस्टर से टकराती है और उसकी सौतेली सिस्टर का नाम ली था। वो वैसे तो रोम की फियांसे थी। फ्लैशबैक में एंजी को अपनी बुरी मेमोरी याद आने लगते हैं। उसके मॉम के डेथ के बाद उसके डैड ना जाने कहाँ चले गए थे और उसे उसके अंकल आंट ने पाला था और उन लोगों ने उसके साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर किया था। यहाँ पर रोम ने ली से बहुत पहले ही एंगेजमेंट तोड़ चुका है। ली वहाँ पर उससे इसी बारे में बात करने के लिए आई थी। वो एंजी को पीछे से देख कर के सोचती है कि कहीं वो उसकी सौतेली सिस्टर एंजी तो नहीं थी। रोम उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो एंजी को यहाँ पर सबक सिखाना चाहती थी। अगले दिन यहाँ पर एंजी को रोम के फ्रेंड के साथ देख करके उनके ग्रैंड पेरेंट को लगता है कि कहीं ये दोनों ही तो कपल नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द रोम और एंजी को मिलवाना होगा। तो काफ़ी ज़िद करने के बाद वो उन दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लिच हो जाता है और उन दोनों के पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। अब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से भागते फिर रहे थे और उसी होटल के बाहर मिलते हैं। रोम अपनी गर्ल पार्टनर से कह देता है कि एक्चुअल में एंजी उसकी वाइफ है और वो बेकार में उसे परेशान कर रही है। तो फिर वो गर्ल वहाँ से फ़रार हो लेती है।
जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एंजी को कुछ गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं। इससे पहले कि रोम उसे प्रोटेक्ट कर पाता, वो लोग उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है पता लगा एंजी कहाँ और उसे किसने किडनैप किया। हम लोग देखते हैं कि एंजी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, फू था। फू के भी मॉम डैड को जॉब से निकाल दिया गया था। फू की कंपनी डूब गई थी और ये सब कुछ रोम ने किया था एंजी के लिए। वो एंजी को यहाँ पर हर्ट करके वो उसे रोम से बहुत सारे पैसे डिमांड करना चाहता था। उसे खुद यहाँ पे रोम का कॉल आता है और एक्चुअल में उसने यहाँ पर उसकी वाइफ की और उसके मॉम डैड को किडनैप करके रखा था। वो यहाँ पर फू को वार्न करता है कि अगर एंजी को एक खरोच भी आई तो पैसा तो छोड़ो, वो इन तीनों को सीधे मार डालेगा। और फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फू को पकड़ने के लिए फू को पकड़ करके वहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। एंजी को उसने पहले इंसर्ट कर दिया था, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। रोम ये देख करके बहुत परेशान हो जाता है। एंजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो एंजी को खो नहीं सकता था, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर्स वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद एंजी को यहाँ पर होश आता है। वो देखती है कि रोम उसका ख्याल रख रहा है। वो कुछ ज़्यादा ही देख करके उससे प्यार करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली मम, उसकी सिस्टर ली आ जाती है। रोम थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो वो लोग उसे कहने लगते कि अगर वो रोज़ रूम से इंक्लूडेड है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ली का फियांसे है। अब एंजी उतने सालों से जो टॉर्चर झेल रही थी अब वो नहीं झेलने वाली थी। वो उन्हें कह देती है कि चाहे जो हो जाए यहाँ पर वो नहीं छोड़ने वाली है रोम को। ऐसा कहते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो रोम के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर ली के इस बिहेवियर को देख लेते हैं कि वो एंजी को किस तरीके से बुली करी, और कहती है कि जब हमने यहाँ पर रोम का एंगेजमेंट तुम्हारे साथ पहले ही तोड़ दिया है तो फिर तुम यहाँ पर आकर के एंजी को किस लिए परेशान कर रही हो। तुम सच में बहुत बुरी हो। अच्छा हुआ जो मेरे पोते ने पहले ही यहाँ पर तुमसे एंगेजमेंट तोड़ लिया। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उनके जाते ही यहाँ पर रोम कमरे में आता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके ग्रैंड पेरेंट जिस ब्लाइंड डेट से उसे मिलाने का कोशिश कर रहे थे वो कोई और नहीं एंजी ही है। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट को रिलैक्स करने के लिए कह देता है कि एक्चुअल में वो तो एंजी से ही प्यार करता है और वो इसी गर्ल के बारे में तो आपसे कह रहा था कि वो इससे प्यार करता है। ये सुनते ही उसके ग्रैंड पेरेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोम को एंजी का ख्याल रखने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही एंजी रोम से कहती है कि मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इतनी आसानी से चीज़ें यहाँ पर नहीं बनने वाली है। दूसरी साइड ली ने ज़िद पकड़ ली थी कि उसे रोम से ही शादी करना है। वो अपनी मोम को कहती है कि अगर वो उसका हेल्प नहीं करेगी तो वो कोई और तरीका अपनाएगी। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एंजी की मोम को किसी और ने नहीं, यहाँ पर उसी की सौतेली मोम ने मारा है उसके एक रिलेटिव के साथ मिल करके। और वो कंपनी पूरी तरीके से हथियाना चाहती है, लेकिन उसके डैड जब तक इस दुनिया में ज़िंदा है वो ऐसा कर नहीं पाएगी। जब एंजी अगले दिन हॉस्पिटल से निकल रही थी तब वहाँ पर रोम आता है और वो सबके सामने यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजी वहाँ पर उसे ना नहीं कह पाती है। वो इतना रोमांटिक लग रहा था कि वो तुरंत ही उसे हाँ कह देती है। इसके बाद वो उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जो कि उसे काफ़ी प्यारे तरीके से वेलकम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल से निकलने के लिए। एंजी को एक प्यारी फैमिली मिल गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ही वाली खुश थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजी को उसके सिस्टर का कॉल आता है और कहती है वो कि अगर वो अपने डैड के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है तो यहाँ आ जाए। होटल के बगल वाले ब्लॉक में ही वो लोग थे। अब एंजी अपने डैड के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए रोम से झूठ बोल देती है कि वो वॉशरूम जा रही है और ऐसा कहते हुए वो बगल वाले ब्लॉक में चली जाती है। और वहाँ पर जैसे ही वो जाती है ना तो केवल लड़के लोग थे। ली जानबूझ करके एंजी को उनके पास छोड़ करके चली जाती है। रोम को यहाँ पर डाउट हो जाता है एंजी बहुत देर से नहीं लौटी है, तो वो उसे ढूंढ रहा था। ट्रैक करने पे पता चलता है कि वो यहीं पर है और बगल वाले कमरे में है। जाकर के वो एंजी को सेव करता है और सारे गुंडे लोगों का क्लास लगाता है। उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ ली ने सेटअप किया था, तो अब तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। एंजी को वो वहाँ से घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो बेहोश पड़ी हुई थी। इन लोगों ने उसे कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर दिया था। रोम यहाँ पर उसका केयर करता है बेचारा। अगली सुबह जब एंजी जगती है तो वो बहुत ज़्यादा ही साई फील कर रही थी। रोम उसे कहता है अब मैंने तुम्हारा जान बचाया है तो तुम तो मेरा प्रपोजल हाँ कह ही सकती हो ना। एंजी कन्फ्यूजन में थी। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंड पेरेंट आते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में ऑफिस में कुछ पंगा हो गया है। वहाँ पर राज बोलता है कि कुछ साल पहले उसी के एक रिलेटिव अंकल ने रोम को मारने का कोशिश किया था। फैमिली की
प्रॉपर्टी के चक्कर में, और यहाँ पर उसे एंजी ने बचाया था और उसी समय से रोम एंजी को पसंद करता है। एंजी उसे कहती है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो उसके साथ उस फैमिली मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है उसकी फीमेल कंपेनियन बन करके। रोम ये देख कर के खुश होता है कि एंजी फाइनली उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिर वो रोम के साथ इस तरीके से रेडी वेडी हो करके उस पार्टी में जाती है। सब इस कपल का काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर ली को ये देख कर के काफ़ी जेलस हो रहा था। जो यहाँ पर एनजी के दूर के अंकल कह लो, जो कि रोम की कंपनी में पंगे क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो फाइनली सारी कंपनी अपने नाम करवाने के इरादे में थे। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर एनजी के जो भी इनके वाइफ के मरने के बाद कई सालों से गायब थे। वो फॉरेन में अपना बिजनेस संभाल रहे होते हैं। एनजी अपने डैड से मिल करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रोम की कंपनी उनके हवाले करने के लिए एनजी के डैड यहाँ पर रोम का हेल्प करते हैं, और फिर उन बदमाशों को जिन्होंने रोम को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। साथ ही में यहाँ पर एनजी के स्टेप मदर को एनजी की मॉम को मारने के जेल में भी जुर्म में भी उन्हें जेल भेज दिया जाता है। रोम और ली का एंगेजमेंट तो पहले ही टूट चुका है, और फाइनली इस कहानी की एंडिंग यहाँ पर रोम और ली के रोमांस के साथ होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।